नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार के बारे में, जिसमें सबसे पहला है सती प्रथा। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सती प्रथा से संबंधित प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है। तो सती प्रथा से संबंधित प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है 1510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। और यह कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा से संबंधित प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है। और इस अभिलेख में गोपराज की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी के सती होने की कहानी का इस अभिलेख में उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद पूछा जाएगा कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किन किन शासकों ने लगाने का प्रयास किया। तो कश्मीर का शासक है सिकंदर, मुग़ल सम्राट अकबर पेशवाओं के समय, और पुर्तगाली शासक अलबुकर्क के समय, और फ्रांसीसियों ने चंदननगर में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि सती प्रथा से संबंधित राजा राम मोहन राय के योगदान के बारे में। तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, यहाँ पर एक जो है पुस्तक है, इस पुस्तक पर ध्यान देना होगा कि संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की वकालत राजा राम मोहन राय ने किया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 में नियम 17, यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा कि 1829 में नियम 17 के अनुसार सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर सती प्रथा पर प्रतिबंध पहले बंगाल में ही लागू था, परंतु 1830 में मद्रास और बम्बई में भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसके बाद हम लोग नर बलि के बारे में अध्ययन करेंगे और नर बलि से संबंधित तथ्यों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो नर बलि प्रथा है यह किसमें प्रचलित थी। तो नर बलि प्रथा जो है पिछड़े और आदिवासी समाज में प्रचलित थी। पिछड़े और आदिवासी समाज अपने आराध्य देवी को प्रसन्न करने के लिए नर बलि दिया करते थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसके समय लगाया गया। तो नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध हार्डिंग प्रथम के समय लगाया गया, और हार्डिंग प्रथम के समय पर कैंपबेल नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई, जिसने 1844 और 45 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब इसके बाद बात आती है दास प्रथा पर। अब हम लोग दास प्रथा पर चर्चा करते हैं। तो प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्यमान थी और अर्थशास्त्र में भी दास प्रथा का उल्लेख है। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग की व्यवस्था की थी, जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता है। और फिरोज शाह तुगलक ने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध भी लगाया था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अकबर ने दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? 1563 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से भी 1789 में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो, यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दास प्रथा किसके समय या किस गवर्नर जनरल के समय समाप्त हो गई। तो लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में एक्ट 5 के अनुसार दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे शिशुवध के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शिशुवध की प्रथा बंगालियों और राजपूतों के समय भी प्रचलित थी। शिशुवध और हार्डिंग के समय संपूर्ण भारत में शिशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ पर हमको गवर्नर जनरल पर ध्यान देना है। तो गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हार्डिंग है, और इन्हीं के समय संपूर्ण भारत में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
फिर इसके बाद बात आती है विधवा पुनर्विवाह पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा विवाह को वैध माना गया और उससे उत्पन्न बालकों को भी वैध माना गया। फिर विधवा विवाह को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वरचंद्र विद्यासागर की रही है। इसके साथ साथ धोंधव केशव कर्वे और वीरेश लिंगम पुट्टुलु तथा विष्णु शास्त्री का भी योगदान रहा है विधवा पुनर्विवाह में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विधवा पुनर्विवाह के सचिव कौन रहे हैं? सचिव से क्वेश्चन बनता है। तो विधवा पुनर्विवाह के सचिव हैं D.K. कर्वे हैं, धोंधव केशव कर्वे हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है विधवा विवाह मंडली की स्थापना कब हुई या विधवा विवाह संघ की स्थापना कब हुई? तो 1893 में। और यह स्थापना किसने किया है? D.K. कर्वे ने। फिर इसके बाद विधवा आश्रम की स्थापना किसने की है? तो विधवा आश्रम की भी स्थापना D.K. कर्वे ने किया है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन बनता है कि विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की है? तो विधवा विवाह समाज की स्थापना विष्णु शास्त्री ने की है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है और नियम है 15, यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना होगा। ये नियम भी पूछा जाता है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है और नियम 15 है। और यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके समय पास हुआ है और किसके समय लागू हुआ है? तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय पास हुआ है और लॉर्ड कैनिंग के समय लागू हुआ है। फिर इसके बाद बात आती है कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंधित, और ये भी क्वेश्चन बनता है। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किया था परशुराम शास्त्री पंडित ने किया था और विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर इसके बाद आता है ठगी प्रथा। तो ठगी प्रथा किसके समय बंद होती है? तो ठगी प्रथा 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय समाप्त हो जाती है। और ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए बेंटिंग ने स्लीमैन की नियुक्ति की, या हम कह सकते हैं स्लीमैन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1830 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग स्त्री शिक्षा के संबंध में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है कि स्त्री शिक्षा के संबंध में प्रयास सर्वप्रथम किसने किया है? तो स्त्री शिक्षा के संबंध में प्रयास सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने किया है। और ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की है। यहाँ पर ध्यान देना होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है तरुण स्त्री सभा की स्थापना किसने की है? तो ईसाई मिशनरियों ने की है। फिर इसके बाद एक नाम आता है J.E.D. बैंथून का नाम आता है, जिसने कलकत्ता में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की है। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि किस एक्ट में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था? तो 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आता है और उसी में पहली बार शिक्षा पर बल दिया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने की है बम्बई में। और कब की है? 1916 में की है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1927 में हुई। अब इसके बाद हम लोग बाल विवाह से संबंधित तथ्यों को देखते हैं, चाइल्ड मैरिज से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि बाल विवाह को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो बाल विवाह को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है। फिर अंग्रेजी सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए 3 नियम बनाया। हम लोग देखेंगे कि बाल विवाह से संबंधित 3 नियम कौन कौन से हैं। तो पहला नियम आता है 1872 का नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट, या जिसे बोला जाता है ब्रह्म मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
अब हम इस एक्ट में प्रावधान को समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यह एक्ट किसके समय पारित हुआ है। तो यह एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ है। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है। तो इसको पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन की रही है। फिर इस एक्ट के अनुसार लड़के के विवाह की उम्र कितनी डिसाइड की गई थी, 18 वर्ष, और लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी डिसाइड की गई थी, 14 वर्ष डिसाइड की गई थी। और इस एक्ट द्वारा अंतर्जातीय विवाहों को भी मान्यता दी गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, जिसे बोला जाता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि 1891 का सम्मति आयु अधिनियम किसके समय पास हुआ। तो लैंस डाउन के समय यह अधिनियम पास हुआ है। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि इस अधिनियम को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है। तो इस अधिनियम को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका BM मालावारी की थी। और इस अधिनियम द्वारा लड़की के विवाह की उम्र कितनी डिसाइड की गई थी। तो इस अधिनियम द्वारा लड़की के विवाह की उम्र 12 वर्ष डिसाइड की गई थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि 1891 का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट का बाल गंगाधर तिलक ने क्यों विरोध किया था। ये क्वेश्चन बनता है किसने विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। और तिलक का यह मानना था कि ब्रिटिश सरकार को या अंग्रेज़ों को भारतीय मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी कारण बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। फिर इसके बाद अगला अधिनियम आता है शारदा अधिनियम आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा शारदा अधिनियम कब आया। 1929 में शारदा अधिनियम आया। फिर यह अधिनियम किसके समय पास हुआ है। तो लॉर्ड इरविन के समय यह पास हुआ है। फिर इस अधिनियम को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है। डॉक्टर हरविलास शारदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसीलिए इसका नाम हो गया शारदा अधिनियम। फिर इस अधिनियम द्वारा लड़के के विवाह की उम्र कितनी डिसाइड की गई। तो लड़के के विवाह की उम्र 18 वर्ष डिसाइड की गई तथा लड़की के विवाह की उम्र 14 वर्ष डिसाइड की गई। आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।